हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, बिना वक्त गए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका दिल्ली तक प्रभाव बढ़ा था। कौन से युद्ध के पश्चात बढ़ा था, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बक्सर के युद्ध के पश्चात बढ़ा था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली के ऊपर पर जो प्रभुत्व है वो बक्सर के युद्ध के बाद से हो गया था। और ये जो युद्ध है वो मुगल सम्राट शाह आलम को हराया गया था और संधि की गई थी। तो इसमें ऑप्शन जो सेकंड होगा बक्सर का युद्ध, वो इसका राइट आंसर होगा। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और इस क्विज में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मराठों की पराजय का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, मराठों की पराजय का मुख्य कारण था गुरिल्ला युद्ध का परित्याग। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। मराठों की पराजय का मूल कारण यही था, गुरिल्ला युद्ध जो युद्ध है उसका परित्याग माना गया है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हैदर अली की सर्वोच्च नीति को वर्तमान भारत ने आज भी अपना रखा है। वो कौन सी नीति है हैदर अली की जो भारत ने आज भी अपना रखी है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा प्रशिक्षित सेना। प्रशिक्षित सेना इसका राइट आंसर होगा। हैदर अली की सर्वोच्च नीति को वर्तमान भारत ने आज भी अपना रखा है और उसका नाम है प्रशिक्षित सेना का होना। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं उसी समय आप खुद से इमेजिन कर लिया करो कि कौन सा आंसर इसका राइट आंसर होगा। आपको डायरेक्ट राइट आंसर ही बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का मुख्य अभिशाप क्या था। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का मुख्य अभिशाप क्या था, कृषि का ह्रास, अकाल और दरिद्रता। उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का मुख्य अभिशाप ये तीनों ही माना जाता है। ओके, ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्थायी बंदोबस्त का मुख्य परिणाम क्या था। तो स्थायी बंदोबस्त का मुख्य परिणाम था नया जमींदार वर्ग। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। स्थायी बंदोबस्त का मुख्य परिणाम नया जमींदारी वर्ग का पनपना ही इसका मुख्य कारण था। और इस व्यवस्था को आधार किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसने दिया था, थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो के द्वारा इस व्यवस्था को आधार दिया गया था। नया जमींदार वर्ग क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजपूत समाज में अमानवीय प्रथा जो आज भी प्रचलित है वो कौन सी है। तो देखिए, वह कन्यावध। कन्यावध इसका राइट आंसर होगा। राजपूत समाज में अमानवीय प्रथा जो आज भी प्रचलित है वो कौन सी है, कन्यावध की प्रथा है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्राथमिक शिक्षा को प्रथम बार महत्व दिया गया। तो कब दिया गया था, हंटर कमीशन से। ये इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक शिक्षा का जो महत्व है वो हंटर कमीशन की अध्यक्षता की गठित की गई थी उसके बाद में ही हुआ था। यह कमीशन लॉर्ड रिपन के काल के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्थानीय शिक्षा और भाषा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। तो प्राथमिक शिक्षा को प्रथम बार महत्व कब दिया गया था, हंटर कमीशन से। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ब्रह्म समाज की मुख्य विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है, वैदिक धर्म का प्रचार, यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्म समाज के प्रेरणता की बात करें तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के प्रेरणता माने जाते हैं और मूर्ति पूजा के वो घोर विरोधी थे, ये ध्यान रखना। ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि मूर्ति पूजा किस समाज में प्रचलित नहीं थी, तो वो कौन से समाज में नहीं थी, ब्रह्म समाज में नहीं थी। राजा राम मोहन राय वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे और ये जो संगठन है वो भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला संगठन माना जाता है। भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता पर भी ब्रह्म समाज ने जोर दिया था, इसलिए वैदिक धर्म का प्रचार ब्रह्म समाज की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं था। यही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 19वीं सदी में नव जागृति का मुख्य प्रेरक तत्व क्या था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा समाज सुधार। 19वीं सदी में नव जागृति का मुख्य प्रेरक तत्व समाज सुधार और नव विकास चेतना को आधार देना था। नव जागृति लाने वाले प्रथम प्रेरक भी पूछे जाते हैं। तो अभी अपन ने बात की है राजा राम मोहन राय है, उनको नव जागृति लाने वाले प्रथम प्रेरकता के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो समाज सुधार क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आर्य समाज के वे मुख्य तत्व है जो राष्ट्रीय आंदोलन में समाविष्ट हुए। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा स्वराज्य। स्वराज्य इसका राइट आंसर होगा। आर्य समाज के वे मुख्य तत्व है जो राष्ट्रीय आंदोलन में समाविष्ट हुए और स्वामी दयानंद के द्वारा, जो दयानंद है उनके द्वारा शब्द कौन सा दिया गया था, स्वराज्य शब्द दिया गया था। तो उसमें ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है,
कौन सा संवत वर्तमान में प्रचलित नहीं है? ध्यान से देखना, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें सप्तर्षि संवत क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वर्तमान में सप्तर्षि संवत है वो प्रचलन में नहीं है। ये जो संवत है वो केवल कश्मीर में ही मतलब व्याप्त है, वहीं पर चलता है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आनंद विक्रम संवत का उल्लेख कौन सा साहित्य करता है? तो देखिए इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो करता है। पृथ्वीराज रासो इसका राइट आंसर होगा। आनंद विक्रम संवत का उल्लेख है वो पृथ्वीराज रासो नामक साहित्य में चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, महाभारत युद्ध के समय प्रचलित संवत कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाभारत युद्ध के समय कलिंग संवत है वो प्रचलित था। महाभारत के समय प्रचलित संवत कौन सा था? कलिंग संवत था। और ये जो संवत है वो ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस संवत से वर्तमान में दक्षिण भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय पंचांगों का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखना, महाभारत युद्ध के समय कौन सा संवत प्रचलित था? कलिंग संवत प्रचलित था। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सुबुक्तगीन के दरबारी कवि कौन थे? तो सुबुक्तगीन के दरबारी कवि कौन थे? वेहाकी थे। वेहाकी इसका राइट आंसर होगा। सुबुक्तगीन के दरबारी कवि वेहाकी थे और उन्होंने तारीख एक ग्रंथ लिखी थी, उन्होंने उसका नाम था तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन नाम का इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। कालांतर में वह महमूद गजनवी के दरबार में आए थे और लेनपुल में उन्हें पूर्व का तपस्य रहा है। तो वेहाकी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट सेशन में भी अपन ने इसके बारे में जिक्र किया था। अशोक के जो अभिलेख हैं उसकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। प्राकृत भाषा का ही उल्लेख मिलता है अशोक के शिलालेखों के ऊपर बात करें तो ग्रीक, यूनानी, अरमेइक, खरोष्टी और ब्रह्मी लिपि का उल्लेख मिलता है। और भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यज्ञ विधान पर प्रकाश डालने वाला सूत्र साहित्य कौन सा है? तो वो होगा स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कश्मीर का इतिहास लिखने वाला इतिहासकार कौन था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कल्हण। कल्हण इसका करेक्ट आंसर होगा। कश्मीर का जो इतिहास है वो लिखने वाला प्रसिद्ध विद्वान कौन था? कल्हण था। और उनकी रचना की बात करें जो काफ़ी फेमस है, एग्जाम में आती है, तो देखिए वो है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा लिखी गई है। और इस रचना के अंतर्गत कश्मीर के इतिहास का प्रारंभिक उल्लेख और बौद्ध धर्म का भी ऐतिहासिक विस्तार से ज्ञान है वो इस राज तरंगिणी ग्रंथ के अंतर्गत मिलता है, जो कि कल्हण के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, भारत में आने वाला मोरक्को मुसलमान यात्री कौन था? तो देखिए वो था इब्न बतूता। भारत में आने वाला मोरक्को मुसलमान यात्री कौन था? इब्न बतूता था, जो हरिहर प्रथम के काल के अंतर्गत भारत आया था। तो ये ध्यान रखना, हरिहर प्रथम के काल के अंतर्गत भारत आया था। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, बुर्ज होम नामक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के समय अपना संबंध रखता है। तो कहाँ से वो संबंध रखता है? कश्मीर से संबंध रखता है। बुर्ज होम नामक जो स्थान है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय कश्मीर के अंतर्गत स्थित था। यहाँ पालतू कुत्तों को अपने स्वामी कब्र के साथ में दफनाने के प्रमाण है वो मिले हैं। तो कश्मीर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लोथल नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लोथल नामक जो स्थान है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल नामक जो स्थान है वो कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे। और कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की जो खाड़ी है नामक जो प्रदेश है वहाँ पर ये स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसके जाना जाता है लोथल को। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसको जहाज़ों की गोदी के नाम से भी इसको लोथल को जानते हैं, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रसंघ ने किस देश के सर्वाधिक शरणार्थियों को बसाने में योगदान दिया था? तो देखिए यूनान क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रसंघ ने यूनान के सर्वाधिक शरणार्थियों को बसाने के अंतर्गत योगदान दिया था। राष्ट्रसंघ प्रथम नैतिक मूल्यों के ऊपर काम करने वाली एक विश्वव्यापी संस्था थी, लेकिन विकसित देशों ने इस संगठन से अपने हाथ खींच लिए। और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आक्रामक कार्यवाहियों को रोकने में राष्ट्रसंघ को पहली असफलता किस घटना के अंतर्गत मिली थी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कर्फ्यू कांड। कर्फ्यू कांड इसका राइट आंसर होगा। आक्रामक जो कार्यवाही है उसको रोकने में राष्ट्रसंघ को पहली असफलता का कारण है वो कर्फ्यू कांड ही था, जिसने वर्साय की संधि की शर्तों से विमुख होकर अपनी असमर्थता का परिचय दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, वर्साय की अपमानजनक संधि के कारण जर्मनी के किस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।